and welcome back everyone to this another video of Elements of Company Law Part 3। तो आज का वीडियो क्या होगा? पार्ट 3 होगा। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई बंधु मेरे यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख के आना। उसके बाद पार्ट 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना भाई मेरे। तो चलो, लास्ट क्लास हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो लास्ट टॉपिक था अपना, ये सब हो चुका है लास्ट क्लास। ओके, concept of corporate personality, lifting और piecing of the corporate veil, ये हो चुका है शायद, है कि नहीं? तो ये हो चुका है, ये लास्ट टॉपिक हुआ था अपना। तो उसके बाद हम लोग ये देखा था कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। वो कर्टेन होता है, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ कर्टेन जो उठाना जरूरी हो जाता है जबकि हम लोग डायरेक्टर्स को जो गिल्टी है ना उसको हम लोग पकड़ सके, है कि नहीं? वी ऑल नो दैट a company is a separate legal entity, isn't it? It's a separate legal entity, separate from its members, distinct from its members। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंपनी को अलग बना देता है। तो डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं कि कंपनी में बैठ के डायरेक्टर्स लोग कुकर्म करते हैं, उसके बाद कंपनी डूब जाता है। तो बंदे पकड़ नहीं पाते कि कौन लायबल है। तो तब पुलिस ऑफिसर्स या फिर लॉ जो है वो क्या करते हैं, ये जो कॉर्पोरेट वेल है, पर्दा है ना, ये जो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये वाला जो प्रोविजन है वो हटा देता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये पर्दा हटने के बाद अपने को पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि हाँ जी भैया ये डायरेक्टर लायबल था, ही इज द गिल्टी डायरेक्टर। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक था। आज का टॉपिक होगा पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। एक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस रह जाता है। ओके ना भाई मेरे, स्टार्ट करते, आ जाओ। सबसे पहले, अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, लेकिन पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में लागू नहीं होता, इट इज नॉट। ओके, उसके बाद देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द फार्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। पार्टनरशिप फार्म में जो प्रॉपर्टी रहता है पार्टनरशिप फार्म का, वो इंडिविजुअल्स का ही रहता है, वो इंडिविजुअल्स का ही प्रॉपर्टी रहता है, समझे? लेकिन कंपनी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी में क्या देखते हैं हम लोग कि कंपनी का जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी का है और इंडिविजुअल बंदों का जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल बंदों का है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉपर्टी है वो बस कंपनी का है, उसका हक नहीं है डायरेक्टर्स या फिर ओनर्स किसी के भी ऊपर। आ जाओ नेक्स्ट अपने क्रेडिटर्स देखते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप फार्म आर क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। मतलब क्या कि पार्टनरशिप फार्म ने अगर किसी भी चीज, कोई भी लोन प्रकार का लोन लिया है क्रेडिट में, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको इंडिविजुअली लायबल होना पड़ेगा, ठीक है। लोन चुकाने के लिए ना इंडिविजुअली उनको मेहनत करना पड़ेगा, इंडिविजुअली उनके सर के ऊपर आएगा वो लोन। समझ में आ रहा है? अगर पार्टनरशिप फार्म ने लोन लिया तो। लेकिन ये कंसेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। बैंक जो कंपनी को लोन देता है उसके इंडिविजुअल डायरेक्टर को देखकर नहीं लोन देता है, उसको लोन दिया जाता है कंपनी के मेरिट के ऊपर, ठीक है। कंपनी अगर कैपेबल है लोन के लिए तो कंपनी को लोन देता है, ठीक है। और जो लोन का जो चक्कर है ना, ये डायरेक्टर्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं रहता, ठीक है। ये लायबल नहीं रहेंगे, डायरेक्टर्स या उसका मेंबर्स जो है ना वो लायबल नहीं रहेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन, द कंपनी इज लायबल। समझ में आ रहा है ना? अब इधर आ जाओ। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फार्म, लेकिन ये तो केस में, इस केस में है ही नहीं, कंपनी के केस में तो है नहीं, वहां पे मेंबर्स एजेंट नहीं रहते। अ पार्टनर कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकर लायबिलिटीज एज लॉन्ग एज ही एक्ट्स इन द कोर्स ऑफ द फार्म्स बिजनेस। ओके, समझो यहाँ पर क्या बताया कि एक जो पार्टनर होता है ना वो कभी भी अपने जो पार्टनरशिप फार्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फार्म उसका जो प्रॉपर्टी है ना वो कभी भी सेल कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, लायबिलिटीज इनकर कर सकता है। लेकिन मेंबर के केस में नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नॉट एन एजेंट, राइट? अ मेंबर ऑफ द कंपनी हैज नो सच पावर। उसके पास ऐसा कोई भी प्रकार का पावर नहीं रहता। ये जो लाइन है ना ये कट कर देना, ये जो है ना ये अपना कंपनी के लिए है, तो ये थोड़ा अपने को कट करना है, ये कट कर दियो, ठीक है। ओके, आ जाओ। उसके बाद देखते क्या बताया यहाँ पे। अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फार्म। हाँ जी, एक पार्टनर अपने ही फार्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वही फार्म है। फार्म और पार्टनर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी बंदा फार्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर। लेकिन कंपनी के केस में तो ऐसा नहीं है ना। ए मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन, सुनो एक बात, कंपनी का जो मेंबर है और कंपनी जो है वो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो बाहर का इंसान भी अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो क्या करेगा, उसके मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। कंपनी से वो अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसी प्रकार एक चीज समझो, कंपनी का जो मेंबर है ना वो अलग है और कंपनी अलग है, ये तो मुझको पता है। तो
कंपनी का जो मेंबर है ना वो कंपनी के साथ, कंपनी का मेंबर जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन पार्टनरशिप केस में यहाँ पे नहीं है, पार्टनर्स अपने ही पार्टनरशिप फार्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझो, मैं एक पार्टनर हूँ, मैं अपने फार्म को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट ले तू, फार्म बोलेगा बेटा तू और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लूं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया भी तो कौन करेगा, तेरी कोई करना है, ठीक है। लेकिन कंपनी में तो ऐसा नहीं है ना, कंपनी अलग अलग है, समझ में आ रहा है। कंपनी इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी और उसका जो बंदे उसको चला रहे हैं ना वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी के साथ लेन देन हो सकता है, कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मेंबर्स और कंपनी के बीच में। आ जाओ, a partner cannot transfer his shares and make the transfer of the members of the firm without the consent of the other partner। तो पार्टनर का जो शेयर है ना अपने पार्टनरशिप फार्म में, ठीक है, पार्टनर का जो शेयर है अपने पार्टनरशिप फार्म में वो सेल नहीं कर सकता, वो सेल नहीं कर सकता किसी दूसरे इंसान को जब तक कि ना वो परमिशन ले ले, कॉन्सेंट ले ले अपने बाकी पार्टनर्स से कि भाई मेरे को नहीं रहना इस फार्म में, मैं मेरा शेयर जो है पार्टनरशिप इस फार्म में जो मेरा शेयर है मैं दूसरे को सेल कर रहा हूँ, क्या मैं सेल करूँ? अगर बाकी इंसान बाकी पार्टनर्स उसको बोले कि हाँ सेल कर दे तब तो ठीक है, वरना नहीं कर पाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में कभी आप देख लो एवरी सेकंड उसका शेयर होल्डर बदलता है, कंपनी का शेयर होल्डर एवरी सेकंड में बदल रहा है। कैसे सर? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में उसका खरीदा बेची होता रहता है शेयर्स का, समझ में आ रहा है ना। एवरी सेकंड देयर इज अ न्यू शेयर होल्डर, तो ये समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंगली बी ट्रांसफर्ड। उसके बाद देखो restrictions on partners authority contained in the partnership contract do not bind outsiders। मतलब अपने जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है ना भाई, मेरे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है बेटा बाहर के बंदों को इंक्लूड नहीं करते, बाहर के बंदों को वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते पार्टनरशिप फार्म में। आप आके झांक नहीं सकते अपने पार्टनरशिप फार्म में कि क्या हो रहा है, किसके पास कितना शेयर है बताओ मेरे को, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो कंपनी है ना उसका जो एमओए एओए है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है, समझ में आ रहा है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है। और एमओए और एओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सब में लिखा है। एमओए में क्या लिखा है? कंपनी क्यों फॉर्म किया गया है, किस लिए फॉर्म किया गया है, किसमें किसका मतलब कितने परसेंटेज में उसका मतलब भाग लेकर रखा है बंदे, ठीक है। और एओए में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, वेयर सच रिस्ट्रिक्शंस इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल्स आर इफेक्टिव बिकॉज द पब्लिक आर बाउंड टू एक्वेंट देमसेल्व्स विद देम। समझो, बाहर का जो पब्लिक है ना, एक्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सा बात है, पब्लिक जाके आर्टिकल्स देख सकता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वो जो है एक्वेंट का मतलब होता है अवेयर होना, समझ में आ रहा है, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, इजंट इट। तो इसको अवेयर कराना है, पब्लिक अवेयर हो सकता है कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, एमओए कह लो, एओए कह लो, ठीक है। लेकिन इस पार्टनरशिप फार्म में ये ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है। आ जाओ उसके बाद, पार्टनर्स लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी का तो लायबिलिटी बस शेयर्स, जितना शेयर्स मैंने खरीदा है और जितना गारंटी मैंने दिया है उतना ही तक रहता है, वो लिमिटेड रहता है कि नहीं। उसके बाद आ जाओ, द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डिसॉल्व्स द फर्म अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब क्या कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा मर जाए, ठीक है, कोई पार्टनर मर जाए तो फर्म क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज करने का आपको मंशा नहीं है तो आपके मरने से पहले आप लिख दो अपने पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है ना फार्म खोलने से पहले, वो होता है पार्टनरशिप डीड। अपने पार्टनरशिप डीड में लिख डालो कि मेरे मरने से पहले, मतलब अगर मैं मर जाऊं तो पार्टनरशिप फार्म क्लोज नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है, ये लिख दो। अगर नहीं लिखे तो क्लोज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन कंपनी केस में नहीं है, इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन। आप मरो रहो, जो कुछ भी करना करो, मतलब दिक्कत ही नहीं, मेरे को आना जाना कुछ नहीं है। आपका सर्वाइवल के ऊपर, आपके इंडिविजुअल सर्वाइवल के ऊपर कंपनी का सर्वाइवल डिपेंड नहीं करता। कंपनी बेटा चीन काल तक चलता ही रहेगा जब तक कि ना वो वुंड अप हो जाए। कौन वुंड अप कर सकता है? एक तो गवर्नमेंट और एक, हाँ जी बताओ, एक गवर्नमेंट और एक आप खुद से, समझ में आ रहा है ना। आप अप्लाई कर सकते हो खुद से वुंड अप के लिए। वुंड अप मतलब कंपनी बंद करने के लिए। सर मैं खुद से अप्लाई क्यों करूंगा? क्योंकि आप चला नहीं पा रहे भाई, चला नहीं पा रहे आप कंपनी, इसलिए बंद करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है, वो हो जाएगा 2 केस। अभी आ जाओ इधर, द अकाउंट ऑफ अ फर्म आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो है ना ऑडिटिंग दरकार है अकाउंट्स का, तो वो जो ऑडिटिंग होता है ना वो पार्टनर्स खुद कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में एक डेजिग्नेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना दरकार है।
एक डेजिग्नेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही आपको कंपनी का अकाउंट जो है वो ऑडिट करना पड़ता है। उसके बाद आ जाओ, द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड कैन बी रिजॉल्व एट एनी टाइम बाय एग्रीमेंट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक करेक्शन करना है। ठीक है, इस जगह पे एक लाइन होगा, लाइन क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको, आप लिख डालना है कि अ पार्टनरशिप फर्म इज द रिजल्ट, ओके, इज द रिजल्ट होगा। अ पार्टनरशिप फर्म इज लिखना है आपको यहाँ पे, अ पार्टनरशिप फर्म इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, एंड कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय एग्रीमेंट। समझो चीज, इजी बात है। यहाँ पे बताया कि बेटा अपने जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसका फॉर्मेशन ही हुआ है थ्रू एन एग्रीमेंट, उसका फॉर्मेशन ही हुआ है थ्रू एन एग्रीमेंट। ओके, तो इसका जो पार्टनरशिप फर्म जो है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ है थ्रू एग्रीमेंट, तो उसका डिसोल्यूशन भी जो होगा ना वो थ्रू एन एग्रीमेंट ही होने वाला है। तो बाहर का आदमी आके कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये केस है। लेकिन कंपनी का क्या है ना बेटा, मैंने पहले भी बता चुका, इट्स क्रिएशन ऑफ लॉ के हिसाब से अपने कंपनी को क्रिएट किए, तो लॉ के हिसाब से अपने को कंपनी को बंद करना है। समझ में आ रहा है? वो भी कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में जो भी प्रोसीजर लिखा है ना, उस प्रोसीजर के हिसाब से अपने को फॉलो करके कंपनी बंद करना होता है। समझ में आ रहा है ना? आ जाओ, नेक्स्ट है अपना कंपनी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। ये क्या डिफरेंट है? सबसे पहले कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस, जो कि इसका मतलब क्या है, वेरिड और डाइवर्स मेंबर्स। तो डाइवर्स मेंबर्स रहते हैं अपने कहाँ पे, कंपनी में। लेकिन बेटा हिंदू जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, उसमें तो बेटा अपने ही घर का मेंबर सब रहता है कि नहीं? एज होमोजीनियस, कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस, अनवेरिंग, तो वैरायटी नहीं है उसमें, बस मेंबर जो है ना, इट्स कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। एक ही घर का मेंबर सब बैठ के मतलब व्यवसाय करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद आ जाओ, कंपनी में क्या बताया कि देयर इज नो सच सिस्टम इन अ कंपनी। मतलब कौन सा सिस्टम, इधर पढ़ लेते आ जाओ। जॉइंट हिंदू फैमिली में, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, द कर्ता मैनेजर हैज द सोल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं, इसमें जो कंपनी का मैनेजर जो है वो करता वर्ता कुछ नहीं है। मैनेजर अगर चाहेगा तभी डेट मतलब लोन लेंगे या फिर लोन देंगे, ऐसा कुछ चक्कर है ही नहीं। यहाँ पे ओनर्स का बात होता है, यहाँ पे मीटिंग होता है, जो कि हम लोग कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम होता है, या फिर हम लोग करते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। ठीक है, इन मीटिंग्स में हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेटा लोन देना है कि नहीं देना है, लोन लेना है कि नहीं लेना है, ये सब हम लोग मीटिंग में वोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कर्ता वर्ता का कोई टेक्निक नहीं आजमा सकते हम लोग कंपनी में। ओके, उसके बाद क्या कहा गया यहाँ पे देखो, देयर इज नो प्रोविजन टू दैट इफेक्ट इन दी कंपनी। कौन सा प्रोविजन? देखो, अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। तो बेटा जन्म लेते ही ना बेटा आप मेंबर हो जाते हो किसका, जॉइंट हिंदू फैमिली में। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर का अगर बेटा हुआ तो वो क्या कंपनी का मतलब वो संभालेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। until and unless you are अंबानी, is it like that? No bro, there is no concept of अंबानी also over here। अंबानी का जो उसका बिजनेस है, ये है, वो है ना, वो रजिस्टर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में तो बाय डिफॉल्ट होता है। कंपनी में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। समझो चीज, आपको अक्वायर करना पड़ता है शेयर्स। इतना अगर शेयर्स आप अक्वायर कर लोगे तो आप इस कंपनी के लगभग मालिक बन जाओगे, है कि नहीं? सबसे ज्यादा शेयर्स किसने अक्वायर करके रखा है? मुकेश अंबानी ने, इसलिए वो मालिक है रिलायंस का। और सुनो, जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या चक्कर है? ऐसा कोई चक्कर है क्या जॉइंट हिंदू फैमिली में कि आपको मतलब इतना शेयर लेना पड़ेगा तभी आप जाके, नहीं, ऐसा चक्कर नहीं। आप जन्म लिए इस फैमिली में, भगवान ने आपके ऊपर उपकार कर दिया, आप जन्म ले चुके हो इस फैमिली में, बस आप इज ए मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। समझे? रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कंपनी इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपलसरी। कंपनी में तो बेटा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है। अपने को पता है कहां पे रजिस्टर होना चाहते, कंपनी के डेफिनेशन में ही है। व्हाट इज ए कंपनी, राइट? कंपनी इज ए, हाँ बोलो, हाँ जी, कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो, हाँ जी, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर, हाँ जी बोलो। अरे पहले हम लोग सीख चुके हैं, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। याद आया? देखो एक बार दिखाना है यार ये चीज, क्यों ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी मीन्स अ कंपनी
ठीक है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर विच एक्ट? दिस एक्ट मतलब क्या? अंडर 2013 वाला एक्ट, समझ में आ रहा है? और अंडर एनी अदर प्रीवियस, जो पहले था 2013 आने से पहले था, वो वाला प्रीवियस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आ जाओ फटाफट। हाँ, तो ये हो चुका है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली भैया ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर नहीं है, ठीक है? बिजनेस कैरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन का चक्कर नहीं है फॉर बाय ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इवन इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 20, अगर 20 से ज्यादा भी जा रहा है ना मेंबर, तब भी रजिस्ट्रेशन का दरकार कुछ नहीं होता भाई इसमें। नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फॉर गेन बाय हिंदू ज्वाइंट फैमिली इवन इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड्स 20। हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट के पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया है सर? पता नहीं मेरे को। वहां पे जो है ना ऊपर में लिखा है कंपनी वर्सेस, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी। तो उसके नाम पे उन्होंने एलएलपी का पूरा जो है मतलब कथा जो है वो लिख दिया, मतलब दे गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट एलएलपी क्या होता है, लेकिन उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं बताया है पीडीएफ में। तो मैंने डिस्टिंक्शन क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्टिंक्शन है। उसके बाद हम लोग एलएलपी क्या होता है जो मैट में है ना, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? पहले एक बार डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। आ जाओ। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हाँ जी, लेकिन ये रजिस्टर्ड अंडर द पार्लियामेंट पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर दी पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद देखो टैक्स बेनिफिट इज लेस हियर, हाँ जी, कंपनी में ना टैक्स बेनिफिट बहुत कम होता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट जो है यहाँ पे ज्यादा होता है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंस बताने को बोला था सर आपने, रजिस्ट्रेशन और मैंडेटरी दिखा दिया। बेटा सुनो मेरी बात ऐसा है ना कि एग्जामिनेशन में अगर याद कुछ नहीं आ रहा है ना, तो दो कॉमन चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट लेगा आपका। समझ में आ रहा है ना? तो ये कर लियो। इट इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कमिंग अप। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। उसके बाद क्या बताया कि इट इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और ये भी सेपरेट, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ओके, उसके बाद देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी, डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल एंड टर्नओवर। समझो ये चीज, जो एलएलपी होता है ना उसका एक प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल लिमिट रहता है, ठीक है? प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल लिमिट रहता है जहां पे हमको पता चलता है कि हाँ इतना कैपिटल टच किया, इतना टर्नओवर टच किया, तो अपने को क्या करना है? ऑडिटिंग मैंडेटरी है अपना, हाँ जी, ऑडिटिंग मैंडेटरी अपने अकाउंट्स का। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी ओवर। नाउ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इज हाई, यहाँ पे कंप्लायंस बहुत ज्यादा रहता है, ये तो मेरे को पता ही है। कंप्लायंस कंपनी में कंप्लायंस बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं? कंप्लायंस का मतलब क्या है कि मतलब जो लॉस है ना उसका चक्कर बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, लेकिन कंप्लायंस यहाँ पे मॉडरेट है, उतना ज्यादा भी नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। आ जाओ, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या चीज है। बहुत ईजी है, बस 2 मिनट ध्यान देना है, आपको पूरा आ जाएगा ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या चीज होता है। उससे पहले मैं एक बार आपको चीज एक शेयर करना चाहता हूं कि इससे पहले जो फाउंडेशन का कोर्स था ना, फाउंडेशन का जो सिलेबस था, फाउंडेशन का जो आपके मतलब टॉपिक्स थे ना जो कवर करने थे, बहुत ही बेकार थे, मतलब सही में बहुत बेकार थे। लेकिन इस बार जो सीएसईटी का है ना, मतलब इतना कंपनी लॉ दे दी यहाँ पे कि अगर आप लोग अभी से ध्यान से पढ़ोगे ना ये कंपनी लॉ के चैप्टर्स, ठीक है, ध्यान से, ये तो मतलब जब तक आप मतलब इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक आपको ये चीज आपके साथ लेकर जाना पड़ेगा, कंपनी लॉ, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग व्हिच वी शुड बी एक्सपर्ट इन, इजंट इट? अपने को कंपनी लॉ में ना भयंकर एक्सपर्ट होना होता है, बिकॉज वी आर कंपनी सेक्रेटरीज, इजंट इट? तो यहाँ पे अपने को ध्यान से देखना है ये चीज। और आप जब एग्जीक्यूटिव लेवल में चले जाओगे ना, बहुत भयानक इजी हो जाएगा आपको कंसेप्ट्स कैप्चर करने में। एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 महीना ज्वाइन करते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन कोचिंग में भी उनको समझ में कुछ नहीं आता, वो भाग जाते हैं। कि वो लोग आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, वो दिमाग इतना चकरा जाते हैं, उनको सिलेबस देख के इतना वास्ट सिलेबस है कि वो लोग भयभीत होके निकल लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने केस में ये नहीं होने वाला, क्योंकि अपने को पहले से कंपनी लॉ मतलब ग्रिप में अपना रहेगा, इजंट इट? तो कंपनी लॉ जो है आराम से एक एक वर्ड समझो, एक एक डीप मीनिंग समझो, और मेरे को कोई भी डाउट है मेरे को हमेशा पूछता रहना, मैं भी हमेशा आपको रिप्लाई करता रहूंगा, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो। समझ में आ रहा है? आ जाओ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। आ जाओ,
LLP is an alternative corporate business firm that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. यहाँ पे क्या बताया कि LLP जो है ना ये ऑल्टरनेटिव है ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस, मतलब कंपनी के। ठीक है, अगर आप कंपनी नहीं बना पा रहे हो तो आप एक काम करो LLP बना लो। यहाँ पे ये बताया उन्होंने। यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कंपनी का, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है तो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम में ही तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे कंपनी को जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है तो LLP भी लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म जो जैसे फ्लेक्सिबल नहीं रहते तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी भी है अपने LLP में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। समझ में आ रहा है? अभी देखो, LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर। फर्क नहीं पड़ता बेटा, पार्टनर चेंज होता रहे। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था बेटा, पार्टनर अगर चेंज हो रहा है ना, या फिर पार्टनर मर रहा है ना, तो इसमें बहुत दिक्कतें आते थे अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो नहीं चलने वाला या फिर चलने वाला। अगर आपने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया तो फॉर्म बंद हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन LLP में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये कंटिन्यू कर सकता है आराम से, इररिस्पेक्टिव द चेंज इन पार्टनर्स आजकल में चेंज हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत आने वाला दरकार नहीं है यहाँ पे। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कंपनी जैसा है भाई मेरे, पार्टनरशिप और LLP में डिफरेंस समझना, ठीक है? इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है, LLP का अलग ही मतलब, हाँ, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो इधर देखो, इट इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। समझे? यहाँ पे चक्कर ये है। लेकिन पार्टनरशिप भैया, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं था। देखो, ए कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, मतलब वही एक ही चीज है, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, एक ही तो फ्रेज है, समझो। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, समझे ना? तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हाँ जी, हाँ, LLP कैन कंटिन्यू एग्जिस्टेंस तो हो चुका है। इट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। उसके बाद LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इज कैपेबल टू फुल extent of its assets but liabilities of the partners is limited to their agreed contribution in the LLP। ठीक है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी कितना तक है, जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना पूरा लाइबिलिटी नहीं, मेरे को फार्म का पूरा चक्कर नहीं मारना है। ठीक है, समझो एक चीज, समझो, इजी चीज है। देखो समझो, यहाँ पर गैप है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। देखो जो LLP होता है ना, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक तो चक्कर है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपना प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है कि नहीं? और बताओ, और क्या क्या कर सकता है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन इट्स ओन नेम, है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने खुद के नाम से, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बताया कि लास्ट पॉइंट में अच्छे से यहाँ पे गौर फरमाना। देखो, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स is limited to their agreed contribution to the LLP। तो पार्टनर्स ने, ये पार्टनर है, ये पार्टनर 1 है, ये पार्टनर 2 है, ठीक है? तो ये है अपना LLP, चलो घर जैसा बना रहा हूं मैं, ये एक LLP है, ओके? गराज है, चलो यार क्या, तो पार्टनर 1 ने पकड़ लो 45% का यहाँ पे लाइबिलिटी लेने का, मतलब 45% इन्वेस्ट किया LLP में, और पार्टनर 2 में कितना इन्वेस्ट किया? 55%, इज नेट 55% इन्वेस्ट किया किसने? पार्टनर 2 में। तो समझो कल अगर कोई भी विपत्ति आई ना LLP के ऊपर, तो पार्टनर 1 का पूरा विपत्ति नहीं लेने को, उसको इस विपत्ति का बस 45% उसको हैंडल करना है, मतलब 45% लाइबिलिटी है P1 का, ठीक है, पार्टनर 1 का, और पार्टनर 2 का 55% लाइबिलिटी है। समझे ना चीजें, बहुत क्लियरली समझे? आ जाओ। Further, no partners is liable on account of the independent or unauthorized capital of other partners। क्या बताया यहाँ पे? No partner is liable on account of the independent, समझो, independent or unauthorized actions of the other partner।
बहुत बढ़िया स्टोरी है, समझो। मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। ओके, देखो अगर ऐसा हुआ तो कि पार्टनर, ये पार्टनर 1 है, ओके, ये पार्टनर 2 है, ओके, ये पार्टनर 3 है, ये अपना एलएलपी है, एलएलपी, ये एक एलएलपी है, ठीक है। तो इस एलएलपी का पार्टनर्स है ये। तो पार्टनर 1 ने, अगर पार्टनर 2 ने और पार्टनर 3 ने क्या है, पार्टनर्स है इस एलएलपी का। पकड़ लो पार्टनर 1 ने ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट काम किया है ना, इंडिपेंडेंट काम किया है। इंडिपेंडेंट काम मतलब पार्टनर 2 से बिना पूछ के, पार्टनर 3 से बिना पूछ के, बिना कंसल्ट किए हुए उसने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो मतलब घाटा हो चुका है एलएलपी का। तो इसका नुकसान बस P1 ही भरने वाला है बेटा, P2 नहीं भरेगा, P2 नहीं भरेगा और P3 नहीं भरेगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में है। समझो डिफरेंस, समझो, समझे। पार्टनरशिप 1 में अगर P1 ने भी कोई घोटाला किया होता ना तो P2 भी लायबल होता, P3 भी लायबल होता। लेकिन पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है कि अगर P1 ने किसी भी प्रकार का घोटाला किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ P2 एंड P3, तो P2 और P3 को ना कोई भी मतलब झमेला में पड़ना ही नहीं है, वो लायबल नहीं रहेंगे, बस P1 ही लायबल रहेंगे। समझे ना बात? अभी ओके। अनऑथराइज्ड एक्शन, अनऑथराइज्ड मतलब जो नहीं करना, कुकर्म जो नहीं करना था वो करके बैठ चुके हम। अनऑथराइज्ड एक्शन हो चुका है, इंडिपेंडेंट अनऑथराइज्ड एक्शन of the partners, thus individual partners are shielded from joint liability created by the another partner's wrongful business decisions or misconduct। ठीक है, wrongful decision ने अगर दूसरा वाला पार्टनर wrongful decision लिया है, फिर misconduct हुआ किसी भी प्रकार का, तो बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है। Mutual rights and duties of the partners within LLP are governed by an agreement between the partners or between the partners and the LLP as the case may be। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब कितना मेरा राइट है, कितना मेरा ड्यूटीज है ना। अलग अलग पार्टनर का अलग अलग ड्यूटी रह सकता है कि नहीं? हाँ जी सर रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग ड्यूटीज रह सकते। तो मेरा कितना काम है, मेरा को क्या करना है, मेरा काम क्या है, वो जो है ना, वो देखो पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, तो इनका जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी वो बटा हुआ होता है। पार्टनर 1 ये काम करेगा, पार्टनर 2 ये काम करेगा, पार्टनर 3 ये काम। लेकिन लिखा कहां होता है बेटा? एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा होता है ड्यूटीज कितना है और राइट कितना है, मेरा कितना, मैं कितना हकदार हूं, मेरे को कितना पावर्स है यहाँ पे कुछ करने के लिए, या फिर मेरा ड्यूटीज क्या है। पावर्स और ड्यूटीज सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो कंसेप्ट्स को समझो, दिमाग में बैठाओ कंसेप्ट्स को। अगर कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आ जाओ अभी देखो, सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों चीज है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का भी अपने को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और पार्टनरशिप फॉर्म का भी देखने को मिल जाएगा एलएलपी में। इट्स कॉल्ड ए हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड अ पार्टनर। इसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपको लिखना क्या है? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब उसके बाद देखो, LLP is a body corporate and a legal entity separate from its partners having perpetual succession। LLP form is a form of business model which is organized and operates on the basis of an agreement। अपने को ये इसको डिकोड करने का दरकार नहीं, ये डिकोड अपने आप हो जाएगा, इतना तो समझदार हो। LLP किस बेसिस पे चलता है? एग्रीमेंट के ऊपर। provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements। provide flexibility, बहुत flexibility रहता है वहां पे ना, हमेशा impose नहीं करना पड़ता है procedural requirements। समझो, without imposing detailed legal and procedural requirements, थोड़ा flexibility रहता है अपने कहां पे? हाँ जी, एलएलपी में। कंपनी जैसा तो नहीं है ना, हर कोई डिसीजन लेने के टाइम पे अपने को मीटिंग करना ही है। मेंबर्स को लेके अपने को प्रोफेशनल क्वालिटी भी रहना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए, और इतना तो औकात रहना चाहिए कि फाइनेंशियल रिस्क के साथ हम लोग खेल सके एलएलपी में। समझे ना बात? आ जाओ, बेसिक डिफरेंस एलएलपी। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं, मतलब ऊपर में उन्होंने लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, और उन्होंने पता है लास्ट एंड में बस इतना ही डिफरेंस बताया एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस। क्यों बताने का कुछ है भी नहीं ना, दोनों तो लगभग सेम ही है। आ जाओ,
A basic difference between LLP and company lies in that of the internal government structure of the company is regulated by statute, that is Companies Act, whereas LLP it would be by contractual agreement between partners. तो कंपनी को कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट, है कि नहीं? और पार्टनरशिप फॉर्म को अपना पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कुछ भी कह लो, समझे? The management ownership divide inherent in a company is not there in a limited liability partnership. LLP have more flexibility as compared to a company. LLP has less compliance required as a compared to company. ये तो हमने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है LLP का और लेसर कंप्लायंस है LLP का, कंपनी से कंपेयर करें तो। उसके बाद आ जाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपने को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक होगा डिसएडवांटेज ऑफ ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। हम लोग बहुत पढ़ते आ चुके हैं कि यार एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट ए कंपनी। और अगर हम लोग बहुत खुश होते जाते हैं कि हाँ कंपनी के पास ये पावर है, कंपनी के पास वो कंपनी हैज द पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी हैज द power to have its own seal, company has the power to what, to make contracts, isn't it? Company has the power of lots of things. कंपनी के पास बहुत सारे पावर्स रहता है, कंपनी को सू करने का पावर रहता है और सू अपने को भी सू हो जाने का पावर भी रहता है कि नहीं? तो बहुत सारे टाइप के कंपनी के पावर्स है, लेकिन हर पावर के साथ ना विद ग्रेटर पावर देयर कम्स ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटीज। बट आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले कि विद सुप्रीम पावर्स, विद ग्रेट पावर्स देयर कम्स ग्रेट बताओ disadvantages. Okay, with great powers there comes great disadvantages, है कि नहीं? Disadvantage तो है ही भाई मेरे। स्पाइडरमैन, जब स्पाइडरमैन बना था ना, उसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज को देखना पड़ा, अपना अंकल का मृत्यु देखना पड़ा स्पाइडरमैन बनने के बाद, है कि नहीं? तो यार बहुत सारे डिसएडवांटेज रहता है, समझ में आ रहा है ना? तो आ जाओ, आज हम लोग देखने वाले कि कंपनीज में क्या क्या टाइप के डिसएडवांटेज रहता है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस में क्या क्या टाइप के डिसएडवांटेज रहते हैं। तो भाई अपने को समझना ये चीज, जो पीडीएफ में लिखा है, मैं कैसे बता रहा हूँ, सुनो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो पीडीएफ में लिखा है वो बस आपको रीड करना है, आपको रीड करना है, ठीक है? पीडीएफ में जाके रीड करना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जैक्टली पीडीएफ में वही है। आ जाओ, फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस क्या मतलब है बेटा? जब आप कंपनी जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी है। और सुनो बेटा, अपने को ना फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज होते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज होता है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटी क्या है कि कंपनी फॉर्म करने के अंदर अंदर अपने को एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होता है, जिसके अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो प्री एंड पोस्ट फॉर्मेलिटीज बहुत सारे रहते हैं, ठीक है? और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के टाइम भी तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। आपको डिन लेना पड़ता है, डायरेक्टर जो कंपनी में बैठेगा ना उसको डिन होना चाहिए, क्या? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। उसको नेम रिजर्व करना है, किसमें? नेम रिजर्व करके रखना। आपको कंपनी का जो नाम है, आप क्या समझ रहे हो? मतलब कंपनी आपको आज खोलना है, कल आप कंपनी खोल दोगे बेटा? पहले आप नेम रिजर्वेशन के लिए चेक करोगे, मैं जिस नाम से कंपनी खोलना चाहता हूँ उस नाम का कंपनी है पहले से है, या फिर मैं खोल सकता हूँ इस नाम का कंपनी। तो ये भी अपने को चेक करना है, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ज्यादा ये सब ना झमेले होते हैं, ठीक है? फॉर्मेलिटीज होते हैं यहाँ पे, ये अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि फॉर्मेलिटीज एक्सपेंसेस होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी। उसके बाद देखो, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि बेटा हर एक चीज, एक कंपनी जब खोलोगे ना, हर एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, हर एक चीज जो है वो खुल्लम खुल्ला रहता है। आप समझ रहे होगे, मतलब अगर आप जाके अभी के अभी ना इंटरनेट में चेक करोगे ना, रिलायंस का जो है आप चेक करोगे कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का कौन कितना सैलरी ले रहा है, ठीक है? कंपनी का क्या चक्कर हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने का आइडिया है उनका, या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, ये वो लोन्स एक्सेट्रा, सब कुछ। नीता भाभी ने कितना शेयर लेकर रखा है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, कुछ भी प्राइवेट नहीं रख सकते। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा आपको कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, बेटा आप तो ओनर हो ना, आप क्या हो? शेयर होल्डर हो कंपनी का। सबको पता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, तो आप शेयर होल्डर हो जाते हो इस कंपनी का। शेयर होल्डर्स माने कि ओनर, शेयर होल्डर्स माने कि ओनर, समझ में आ रहा है? मतलब ओनर।
तो ओनर जो होता है ना, अपन को क्या पता है कि यार नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे कि मैं जो हूं ना, मैं ओनर हूं इस घर का ओनर मतलब कि इस घर के कंट्रोल मेरे अंडर है। लेकिन आप शेयर खरीदने के बाद भी, आप ओनरशिप लेने के बाद भी आपके कंट्रोल में है क्या कंपनी? नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं होता। उसमें जो मैनेजमेंट काम काज चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इवन इफ यू बिकम द ओनर, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द कंपनी। हाँ, कंट्रोल है, जब आप वोटिंग के लिए वो लोग बुलाएंगे तब जाके चुपचाप वोटिंग करके आ जाना। उसके बाद देखो ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर। हाँ जी बताओ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रीड करना है बस, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। ये जो अंबानी साहब है इतना डोनेशन करते हैं, क्यों बेटा? बिकॉज एवरी पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम, इजंट इट? वरना कलंक है, इतना बड़ा कंपनी खड़ा करने के बाद भी कलंक है। कोई भी मतलब वो जो डोनेट करते हैं ना, वो भी ये सोच के कि अपने को करना है, वरना पब्लिक अपने को बुरा समझेगी, समझे? ये समझ के उनको डोनेट करना पड़ता है। मन तो अच्छा है ही, लेकिन फिर भी बेटा अगर आप डेप्थ में समझो ना, तो यही सच है कि अगर हम लोग कुछ नहीं किए तो पब्लिक अपने को मतलब ग्रेट इंसान के जैसे सोचेंगे नहीं। इसी वजह से पब्लिक के आंख में हम लोग अच्छा देवता बन के घूमते रहे। उसी चक्कर में अपने को क्या करना है? हाँ जी, डोनेशन करना जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। ग्रेटर टैक्स बर्डन सर्टेन केसेस। अरे बेटा, कंपनी में टैक्स बर्डन ज्यादा होता है, सबको पता है, कंपनी में टैक्स बर्डन ज्यादा होता है। उसके बाद डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर। वाइंडिंग अप तो क्या बताऊं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। मतलब एलएलपी खोल लिए आप, तो एग्रीमेंट में जैसा लिखा है वैसा वाइंडिंग अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी को वाइंड अप करने का कोशिश करोगे ना, तो बेटा बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बहुत डिटेल। अगर आपने एक्सेसिव लोन लेके रखा है, कंपनी लॉस में चल रहा है, तो कैसे मतलब वो बंद कर दोगे? कंपनी का एसेट बेचना होगा, लोन चुकाना होगा, उसके बाद जाके आपको क्या करना होगा? कंपनी बंद होगा। समझ में आ रहा है? बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो अपने को रीड करना है सब। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के क्या बताया कि देखो कंपनीज एक्ट 2013 किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट 2013 किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? देखो सबसे पहले, हाँ जी, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कुछ भी है, अगर आप 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर उससे पहले जो कंपनी लॉ था उसमें रजिस्टर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, अपने को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना ही है, ठीक है। उसके बाद समझो इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी को भी फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013। भाई मेरे, इंश्योरेंस कंपनी को भी फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन सुनो मेरी बात, ये लाइन पढ़ो। Except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act। समझो इंश्योरेंस कंपनी जो है किस एक्ट में फॉलो, मतलब वो लोग इनकॉर्पोरेट होते हैं, इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट में जो प्रोविजन लिखा है ना इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो तो फॉलो करना ही है, और जो लिखा नहीं है, समझो एक चीज जो इनकंसिस्टेंट हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को दो फॉलो करना है। समझो यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। देखो इंश्योरेंस कंपनी है, इन भाई साहब को दो एक्ट फॉलो करना होता है, एक है कंपनीज एक्ट, एक है इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। तो अगर कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा प्रोविजन लिखा है जो कि इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ना इंश्योरेंस एक्ट जो है वो फॉलो करना है, जो इनकंसिस्टेंट जा रहा है, और जो कंसिस्टेंट जा रहा है वो तो कंपनीज एक्ट और ये दोनों एक साथ मिला के फॉलो करना है। सपोज ऐसा कुछ लिखा हो इंश्योरेंस एक्ट में जो कि कंपनीज एक्ट के ऑपोजिट हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को ना इंश्योरेंस एक्ट वाला चीज फॉलो करना है। समझ में आ रहा है ना? दोनों ही फॉलो करना है एक साथ, अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग सा प्रोविजन लिखा है दोनों चैप्टर में, दोनों एक्ट में, तो अपने को इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है, वो सिर्फ वो प्रोविजन के लिए, ठीक है। समझे? ऐसा ही है बाकी बैंकिंग कंपनीज को कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है, और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1948 वो भी फॉलो करना होता है। तो जो इनकंसिस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? बैंकिंग एक्ट ही फॉलो करेंगे। जो प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है वो बैंकिंग एक्ट वाला प्रोविजन फॉलो करने वाला। समझो ऐसा हो चुका है ना चीज कि आपके घर में मम्मी है, पापा है, ओके, दोनों का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है भाई मेरे,
दोनों का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन रूल्स एंड रेगुलेशन का है और ये लाइन भी रूल्स एंड रेगुलेशन का है। मम्मी का एक लाइन, पापा का एक लाइन। पकड़ लो, ये पॉइंट्स है, मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, समझो। ये एक पॉइंट है, 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 ये एक पॉइंट है। समझो, अगर ये पॉइंट क्या है ना, मम्मी ने बोला सुबह उठ के 6 बजे से पढ़ाई करने बैठना है। पप्पा का भी यही ख्याल है। पप्पा ने बोला हाँ जी सुबह बैठ के यही मतलब 6 बजे उठ के पढ़ाई करना है। फिर मम्मी ने बोला 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। पप्पा ने बोला हाँ जी भैया 8 बजे जो है ना ब्रेकफास्ट करना ही है। उसके बाद मम्मी ने बोला कि 8 बजे जो पढ़ने बैठोगे ना 12 बजे तक आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ने वाले हो, 12 बजे तक विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो पढ़ने बैठोगे ना 12 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हो विदाउट एनी ब्रेक। पप्पा का ये ख्याल है कि पप्पा भी मतलब दिल थोड़ा मतलब बच्चा है जी पप्पा का भी ना, पप्पा बहुत लव्स यू। तो पप्पा ने बोला देखो बेटा 11 से 11:30 तक आप ना थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये तो रूल सेम था पप्पा के साथ, ये भी रूल सेम था पप्पा के साथ, लेकिन पप्पा का रूल जो ये है ना 11:30 वाला, 11:30 में आधा घंटा का रेस्ट, मम्मी को तो यहाँ पे रूल में कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस टाइम पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना है मेरे को बताओ। हाँ जी इनकंसिस्टेंट जा रहा है ना ये रूल, इस रूल के साथ इनकंसिस्टेंट जा रहा है। तो बेटा जब ऐसा होगा ना ऑलवेज रिमेंबर बर्थ किसने दिया आपको, मम्मी ने। तो पप्पा का एक्ट में ना नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन दिस एक्ट, इसका मतलब क्या सर इतना बड़ा इंग्लिश, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन दिस एक्ट, मतलब कुछ भी लिखा हो पप्पा के एक्ट में, पप्पा ने कुछ भी बोला हो उसको मानना नहीं है बेटा, अपने को मम्मी के एक्ट को लेकर ही चलना है। समझ में आ रहा है? 12 बजे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, क्योंकि मम्मी इज दी हाँ जी मम्मी इज दी व्हाट, शी गिव यू बर्थ, मम्मी ने आपको जन्म दिया है। तो सबसे ज्यादा बात किसका मानना है, मम्मी का। तो ये यही है। बैंकिंग कंपनीज जो है ना, बैंकिंग कंपनीज जो है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो उसका मम्मी है ना, मम्मी जो है मम्मी को फॉलो करके जाना होता है। ओके, जो इनकंसिस्टेंट रहेगा वो बैंकिंग एक्ट फॉलो कर लेगा बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। इनकंसिस्टेंट किसके साथ, कंपनीज एक्ट के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी सेम है, बैंकिंग का भी सेम है। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसको भी सेम ही है, उसको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। लेकिन अगर कुछ इनकंसिस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करना है। उसके बाद देखो एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय any special act for the time being in force except in for any other company governed by any special act for the time being in force except insofar as the state provisions are inconsistent with the provisions of the such special act। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को छोड़ के, बैंकिंग एक्ट को छोड़ के, इंश्योरेंस एक्ट को छोड़ के अगर कोई अलग भी एक्ट है ना, और वो जो एक्ट है वो भी कंपनी इसके ऊपर लागू हो रहा है, तो वो भी कोई स्पेशल एक्ट जो है ना उसके अंडर में जो कंपनीज है ना उसको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, जब तक कि इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। अगर थोड़ा भी इनकंसिस्टेंट है तो स्पेशल एक्ट को फॉलो करना है, जो इनकंसिस्टेंट है वो ही बस, और जो इनकंसिस्टेंट नहीं है ना वो प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट का फॉलो करना है। कभी कभार क्या होता है, समझो एक चीज, जो अपना स्पेशल एक्ट रहता है ना जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोविजंस दिया नहीं रहता। तो तब क्या करना है, कंपनी क्वेश्चन करता है अपने माई बाप को कि मेरे को करना क्या है, ये तो आपने कुछ बताया नहीं। देखो मम्मी और पापा कभी कभार क्या होता है ना, मम्मी भूल जाती है, कोई मतलब क्या काम में व्यस्त रहती है ना तो थोड़ा भूल जाती है रूल्स बनाने में। तो मम्मी को आप पूछते हो कि मम्मी आप तो इंश्योरेंस एक्ट हो या फिर बैंकिंग एक्ट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, आपने तो इस चक्कर में ये जो टॉपिक है ना इस टॉपिक में आपने कोई रूल्स नहीं बनाना, तो मेरे को क्या करना है। तो आप मम्मी बोलेगी बेटा तब आपने पापा को जाकर पूछो, पापा अगर कुछ रूल्स बनाए हुए हैं तो वो रूल्स फॉलो करो। तो ये जो पापा होता है ना, ये पापा होता है कंपनीज एक्ट, समझे ना, कंपनीज एक्ट।
तो तभी भी उस केस में भी कंपनीज एक्ट काम आता है। अगर इंश्योरेंस एक्ट में कोई रूल्स नहीं है और वो काम करना है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो जो रूल्स है ना वो कंपनीज एक्ट का फॉलो कर लेते। इंश्योरेंस एक्ट हो जाए, इंश्योरेंस कंपनीज हो जाए, बैंकिंग कंपनीज हो जाए, इजी है ना भाई मेरे। सच बॉडी कॉर्पोरेट, एक तो यहाँ पे कंपनी बोला, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सीधा देखो इधर पे अदर कंपनीज गवर्नड बोला, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो कभी कभार क्या हो जाता है, समझो एक चीज, ये जो कंपनीज एक्ट है ना, समझो ये मतलब स्पेशल ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, कोई नहीं बताएगा ये आपको, समझो। कंपनीज एक्ट जो है ना, ये तो सिर्फ कंपनीज के ऊपर फॉलो करना है, ये मेरे को पता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो जाए या फिर इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी हो जाए, कुछ भी कंपनीज हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना अपना, मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट बैठ जाए, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटली तो वही है और आगे भी उनको ही चलना है, समझो। मोदी सरकार जो है, उन्होंने अगर कभी भी नोटिफिकेशन देके, नोटिफिकेशन कहां पे देते हैं सर, ये वो होता है उनका ऑफिशियल गैजेटे कहते हो हम लोग उनको, ऑफिशियल गैजेटे करके एक वेबसाइट है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन देते हैं। तो नोटिफिकेशन में अगर मोदी जी ने बोल दिया किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनी को नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को, ए बॉडी कॉर्पोरेट तू, तेरे को ना आज से कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना वो मतलब असहाय हो जाएगा। असहाय मतलब, हाँ जी, यू विल बी हेल्पलेस, बॉडी कॉर्पोरेट हेल्पलेस हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट अपने मोदी जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने जो बोला है कंपनीज एक्ट फॉलो करने के लिए, उन्होंने, वो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेगा सर मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं अंडर द कंपनीज एक्ट, तो मैं क्यों फॉलो करूं। तो मोदी बोलेगा कि बेटा ये अपने गवर्नमेंट का डिसीजन है, तू रजिस्टर्ड हो ना हो तेरे को फॉलो करना है। नोटिफिकेशन में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, नोटिफिकेशन दे के, नोटिस दे के कि ए बॉडी कॉर्पोरेट तेरे को फॉलो करना है कंपनीज एक्ट, तो उस वक्त से बॉडी कॉर्पोरेट को भी फॉलो करना है कंपनीज एक्ट। तो ऐसे डिफॉल्ट में तो फॉलो नहीं करना है जब तक मोदी सरकार उंगली ना कर दे। समझ में आ रहा है ना भाई मेरे, आ जाओ। तो पता है एक्चुअली कब होता है ये चीज, ये उंगली कब होता है, जब मेरे को पता चलता है ना कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ये थोड़ा ऊंच नीच वाला काम कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो तब मोदी सरकार उंगली कर दे, बोलता है कि बेटा जाओ, तुम कंपनी हो ना हो, आपको जो है कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, तो पूरा डिस्क्लोजर देना है तेरे को अभी। ओके, उसके बाद देखो Companies Act 2013 is not applicable to unincorporated companies and unincorporated company associations or partnership consisting of large number of persons has been declared illegal. By virtue of section 464, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपको कोई भी पार्टनरशिप करके बिजनेस करना है ना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो कितना मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे, कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीएस बन चुके हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता एक चीज, समझो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स जो है ना, वो तो लिखा है बेटा 50 लिखा है और 100 लिखा है ऐसे करके स्लैश करके, तो अपने को फॉलो कितना करना है, मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए, मैक्सिमम मेंबर्स कितना हो सकता है। तो सुनो बात, रूल में लिखा है, कंपनीज एक्ट का रूल्स जो है उसमें लिखा है, रूल 10 में लिखा है प्रिस्क्राइब लिमिट टू 50 बंदे मिलके आप कर सकते हो बिजनेस वाया पार्टनरशिप, ठीक है, 50 बंदे मिलके आप कर सकते हो बिजनेस, कंपनीज एक्ट में लिखा है चीज। कंपनीज एक्ट में यह भी लिखा है कि 50 बंदे मैक्सिमम और 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पकड़ो बात, मतलब ये कौन सा बात हो गया, 50 बंदे मैक्सिमम लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हो गया भाई। 50 बंदे मैक्सिमम लेकिन 100 से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हो गई। सुनो, 100 का जो ये आंकड़ा है ना, ये करंट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अगर आपको 50, अभी प्रेजेंटली क्या है 50, फ्यूचर में आपको 50 से अगर बढ़ाना है ना, तो आप जा सकते हो 60 तक जा सकते हो, 70 तक जा सकते हो, 80 तक जा सकते हो, 90 तक जा सकते हो। आपको रूल लाना पड़ेगा, नया अमेंडमेंट लाके रूल को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप 50, 60, 70, 80, 90 जा सकते हो, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, 100 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, समझे ना। अगर आप चेंज करो भी नहीं करो तो बच्चे पूछेंगे कि सर अभी का लिमिट क्या है, उसका मतलब अभी प्रेजेंटली कितना लिमिट है, 50 ही है लिमिट, समझे।
50 से ज्यादा आप पार्टनर्स नहीं दे सकते। क्लियर है भाई मैंने? उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोग देखने वाले हैं। कंपनीज में क्या क्या टाइप्स हैं? देखो मेरे को पता है कि प्राइवेट कंपनीज होते हैं, पब्लिक कंपनीज होते हैं, 1% कंपनी होते हैं, और क्या होता है, ये तो टाइप्स है, लेकिन इनका फॉर्म्स भी तो होते हैं ना भाई। इसके अंडर में तो बहुत सारे फॉर्म्स होता है, समझे? हाँ जी, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट खोले हुए होते हैं, फॉरेन कंपनीज होते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या है भाई मेरे, उसके बाद क्या एसोसिएट कंपनीज, जॉइंट वेंचर कंपनीज, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उसके बाद प्रोसीजर कंपनीज, निधि कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेट्रा। ये अपना कंपनीज का लिस्ट है। अपन ये जो है नेक्स्ट क्लास समझने वाले हैं, ठीक है? यहां से लेके यहां तक बहुत ज्यादा है, तो अपन ये नेक्स्ट क्लास समझ लेंगे कि यहाँ पे बताया क्या गया है, ठीक है? तो बहुत छोटा छोटा प्रोविजन है। आज के लिए इतना तक ही रहेगा इस वीडियो में भाई मेरे। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल काइंडली, और अपने फ्रेंड्स भाई बंधु सबके साथ शेयर करो भाई, सबको जरूरत है ये फ्री लेक्चर्स का। तो जब तक ये फ्री लेक्चर्स है तब तक आप शेयर करते रहो, है कि नहीं? आराम से करो। कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछना जरूर है अपने कमेंट सेक्शन पे, ओके? टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है CSET बच्चों के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन मस्ट है कि नहीं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कर लेते हैं कि अपने को पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अपने को ज्वाइन करना है, आज ही ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, और आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज देता रहना, ठीक है? तो आज के वीडियो में भाई साहब इतना तक ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, हैप्पी लर्निंग गाइस।